दुनिया के कोने कोने में ऐसे रहस्य दफन हैं जिनके राज से अगर पर्दा उठ जाए तो हमारी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री बदल सकती है। कई थ्योरिस्ट के मुताबिक प्राचीन समय में धरती पर जॉट्स रहा करते थे जो दिखते तो इंसान जैसे थे, लेकिन इनका साइज काफी बड़ा हुआ करता था। साल 2003 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट फॉस बाइंडर ने अपनी टीम के साथ इराक में रिसर्च कर रहे थे और अपनी शोध के दौरान उन्होंने ऐसी डिस्कवरी की जो सदियों से एक पहेली बनी हुई थी। फॉस बाइंडर और उनकी टीम ने मिलकर गिलगमेश के मकबरे की खोज कर ली थी। इससे पहले हिस्टोरियन के बीच इस बात को लेकर विवाद था कि गिलगेम्स सच में कभी धरती पर मौजूद था या फिर यह एक सिर्फ काल्पनिक पात्र था, क्योंकि इसके बारे में बताया जाता है कि वह 17 फीट लंबा था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ह्यूमन और मेसोपोटामियन गोडस के साथ संबंध बनाने से उसका जन्म हुआ था। उसके शरीर का 2/3 हिस्सा भगवान जैसा था, 1/3 हिस्सा ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला था। यह सभी कहानी स्टोरी ऑफ गिलगमेश से पता चलती हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी इंसानों द्वारा लिखी गई कहानियों में से एक है। एंशिएंट स्टोरी के अनुसार गिलगमेश इराक डेजर्ट में शासन किया करता था। फॉस बाइंडर ने अपनी टीम के साथ इसी जगह पर खोज की थी और एक एडवांस एंशिएंट सिटी डिस्कवर करने में वह कामयाब हुए थे। वह शहर प्राचीन समय में काफी समृद्ध रहा होगा। यहाँ पर प्रॉपर कैनाल सिस्टम भी बने हुए थे। डेसर्ट एरिया में लोगों ने गार्डन बना रखे थे, घर के बाहर कुछ खाली इलाका छोड़ा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट इस शहर को विंस इन द डेजर्ट का नाम देते थे। इसी शहर के पास एक मकबरा भी पाया गया, जो फॉस बाइंडर अनुसार गिलगमेश का मकबरा है। वह अपनी टीम के साथ गिलगमेश की कब्र के करीब पहुंच चुके थे और उसे बाहर निकलने का प्लान भी बना चुके थे। हालांकि उनका कहना था कि वह दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो मकबरा गिलगमेश का ही था, लेकिन जिस तरह आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका वर्णन किया है, उनके अनुसार उन्होंने उसी रहस्यमय मकबरे की खोज की थी। सब कुछ सही चल रहा था। इतने में ही अचानक अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। साल 2003 में सद्दाम हुसैन को पकड़ने और इराक के लोगों को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका ने इराक में अपनी सेना उतार दी थी। आलम यह हुआ कि फॉस बाइंडर ने रिसर्च बीच में छोड़कर टीम के साथ वापस जर्मनी लौटना पड़ा। इससे पहले भी इराक में कई बड़ी खोजें की जा चुकी हैं। नॉर्दर्न इराक में एक लाइब्रेरी मौजूद है जो 7 सेंचुरी 20 के समय की बताई जाती है। सीरियन किंग ने इस लाइब्रेरी का निर्माण कराया था। सन 1849 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्टिन हेनरी लार्ड इस लाइब्रेरी को तलाश कर रहे थे तो उन्हें क्ले से बना टैबलेट नजर आया। इसे आप एक तरह का मैनस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ऑस्टिन हेनरी उस राइटिंग को पढ़ने में नाकाम रहे। कुछ समय में ही इराक की अलग अलग साइट से करीब 15,000 ऐसे ही फ्रेगमेंट मिले। उन सभी को ब्रिटिश म्यूजियम में भिजवा दिया गया और दुनिया भर के रिसर्चर्स उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगे। उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई और बैकवर्ड तरीके से पढ़ने के भी प्रयास किया गए, लेकिन सभी नाकाम साबित हुए। करीब 2 दशक के इस फील्ड में कामयाबी मिली। स्मिथ ने सिर्फ 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। उनका दिमाग काफी तेज था, लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें तो बस इतिहास को खंगालने का शौक था। स्मिथ एक बैंक में नौकरी करने लगे और रोजाना लंच टाइम में ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर उन रिसर्च को पढ़ने की कोशिश करते। साल 1866 में म्यूजियम स्टाफ ने उन्हें नौकरी भी ऑफर कर दी और स्मिथ को अपने रिसर्च के अच्छा टाइम भी मिल जाता था। उन्हें 15,000 फ्रैगमेंट को पढ़ने का काम सौंपा गया और अपने सेल्फ नॉलेज से पढ़ने में कामयाब भी हुए। सबसे पुराने टैबलेट पर एपिक ऑफ गिलगेम्स की स्टोरी उन्होंने पढ़ी। कई लेख धरती पर हजारों साल आई प्रलय के बारे में भी लिखा था। उन पर लिखा था कि सिर्फ एक फैमिली को छोड़कर पूरी मानव सभ्यता का अंत हो गया था। बाइबल में नोवा की कहानी भी कुछ हद तक ऐसी ही सुनाई देती है। साल 1875 में उन्होंने यह सब रहस्य दुनिया को बताया और अगले साल 1876 में सिर्फ 36 की उम्र में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उनके जाने के बाद से लेकर आज तक स्कॉलर्स और रिसर्चर्स बाकी टैबलेट्स को पढ़ने और ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगमेश के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, इसका जन्म गांड्स के द्वारा हुआ था। धीरे धीरे इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी महिलाओं के साथ वह जबरन संबंध बनाने लगा था। वह अपने समय का सबसे क्रियोल किंग बन चुका था। सबक सीखने और कंट्रोल करने के लिए भगवान ने इन कीड़ों को धरती पर भेजा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। भले ही इस युद्ध गिलगमेश की जीत हुई थी, लेकिन इनकेडू से ताकत से वह काफी इम्प्रेस हुआ। इस लड़ाई के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। कुछ समय के बाद इनकुडू की तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से गिलगमेश को काफी गहरा सदमा लगा। वो अमर होने का उपाय खोजने लगा। उसे अमर होने का तरीका तो मिल नहीं पाया, लेकिन वह समझदारी के मामले में टॉप पॉइंट पर पहुंच चुका था। उसे दुनिया और ब्रह्मांड की सारी जानकारी हो गई थी और अगर 2003 फॉस बाइंडर गिलगमेश का मकरा बाहर निकाल लेता तो वह सदी की सबसे बड़ी खोज भी मानी जाती। दुनिया पहली बार किसी 17 फुट जॉइंट की कब्र को देखती, साथ ही कई रहस्यों से पर्दा भी उठ जाता कि क्या चीज दफ की गई होंगी।
ऐसे ही कई ऐतिहासिक सीक्रेट्स के बारे में हमें पता भी चल सकता था। कुछ थ्योरीज के मुताबिक अमेरिका ने 2003 में एक सोची समझी साजिश के तहत इराक पर हमला किया था। सिर्फ सदाम हुसैन को गिरफ्तार करना ही अमेरिका का मकसद नहीं था और न ही इराक का न्यूयॉर्क में हुए 9/11 हमले में कोई हाथ था। कहा जाता है कि अमेरिका इराक के ऑयल रिजर्व पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन क्या इराक पर हमला करने का कोई और भी कारण था? क्योंकि अमेरिकी सेना ने इराक में लैंड करते ही इराक की इस हिस्टोरिकल साइट से सभी रिसर्चर्स को भगा दिया था। साथ ही ग्लोबल मीडिया को भी यहां से जाना पड़ा था। कई बड़े मीडिया हाउसेस ने गिलगमेश के मकबरे के बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश की थी, लेकिन वह सभी रिपोर्ट्स बाद में डिलीट कर दी गई और सभी को यहां से भागने के बाद यूएस मिलिट्री ने यहां पर काफी खुदाई की। क्या मिलिट्री ने गिलगमेश के मकबरे को बाहर निकाला था? इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बात पर शक इसलिए भी होता है क्योंकि यह हिस्टोरिकल साइट राजधानी बगदाद से काफी दूर थी और इसी जगह का सद्दाम हुसैन अन्य किसी भी वार रिलेटेड कंट्रोवर्सी से कोई कनेक्शन नहीं था। अमेरिकन इन्विजन के दौरान इराक में एक और घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बगदाद के नेशनल म्यूजियम को सेना ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। आलम यह हुआ कि स्थानीय लोग म्यूजियम में घुसे और हजारों कीमती आर्किटेक्ट अपने साथ ले गए। 10 दिनों तक यह लूट जारी रही। इंटरनेशनल मीडिया ने तो इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार दे दिया था। बाद में कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि लोकल लोगों के म्यूजियम लूटने से पहले यूएस मिलिट्री ने म्यूजियम को खगाला था और वहां से ट्रक भर भरकर सामान अमेरिका भेज दिया था। अगर यह सच है तो कौन सी चीजें म्यूजियम से अमेरिका के लोग अपने साथ लेकर गए? कोई नहीं जानता। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब यह मुद्दा गरमाया तो मामले की कार्रवाई के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसे कर्नल माइकल बोगर्नो से लीड कर रहे थे। उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि म्यूजियम के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में कई कीमती चीजों को च नहीं किया गया। कई मैनोस्क्रिप्ट, गोल्ड कॉइन और सीड ज्यों की त्यों थी, यानी कि कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही टारगेट किया गया था। वडानस का कहना था कि म्यूजियम लूटने आए लोग अच्छे से जानते थे कि उन्हें क्या क्या सामान लूटना है, इसलिए उन्होंने बाकी चीजों को छुआ तक नहीं। साल 1920 में एक अफवाह तेजी से फैली थी। कहा जा रहा था कि इराक के रेगिस्तान में स्टारगेट मिला है। यह ऐसा था जिसकी मदद से इंसान दुनिया के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट हो सकता था, यहाँ तक कि धरती के बाहर की दुनिया में भी इंसान कहीं भी जा सकता था। इस अफवाह ने दुनिया के सभी बड़े देशों के कान खड़े कर दिए। अमेरिका, रसिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे तमाम देशों ने अपने अधिकारियों को इराक भेजा और स्टारगेट के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। कुछ लोगों ने कहा कि सुमेरियन गांड अनुनाकी इस टारगेट का इस्तेमाल करके इराक में आए थे और अनुनाकी धरती के बाहर से आने वाले विजिटर्स थे। सालों तक इराक में स्टारगेट की खोज जारी रही। यह भी कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में एंग्लो इरा वॉर का भी रीजन सिर्फ स्टारगेट था, लेकिन धीरे धीरे यह अफवाह शांत हो गई। इसके बाद साल 1980 में सद्दाम हुसैन के समय दोबारा स्टारगेट की अफवाहों को फिर सुनने को मिली। ऐसी खबरें सामने आई कि सद्दाम हुसैन को स्टारगेट मिल गया और वह इसे फंक्शनल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। और यह बात अमेरिका को हजम नहीं हुई। 1991 में अमेरिकी से और इराक के बीच गल्फ वार हुआ। इसी बीच एक रशियन अखबार में खबर पब्लिश हुई। एक रशियन कर्नल के अनुसार उन्होंने देखा कि उस एयरफोर्स ने इराक में किसी यूएफओ को अपना निशाना बनाकर ढेर कर दिया है। कर्नल का कहना है कि उन्होंने करीब से वह जगह भी देखी जहां पर यूएफओ क्रैश हुआ था। यूएफओ काफी छोटा था, उसका डायमीटर करीब 15 फीट था। अंदर सिर्फ 3 चेयर थी और एक चेयर पर मैक्सिमम 3 फीट का आदमी बैठ सकता था, जैसे कि वो किसी बच्चे के लिए बनाएगा। कर्नल को सबसे अजीब बात यह लगी कि यूएफओ के आसपास कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। उसे कौन उड़ा रहा था, यह बातें एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। कर्नल ने यह भी कहा कि सद्दाम हुसैन दूसरी दुनिया से संपर्क करने के काफी करीब पहुंच चुके थे कि तभी अमेरिका ने इराक पर हमला बोल दिया। इससे रिलेटेड जो भी चीज के नेशनल म्यूजियम में रखी गई थी वह सभी उस मिलिट्री अपने साथ ले गए। अगर वाकई में इराक में इतने सारे रहस्य दफन हैं तो गुलकमेश के मकबरे का होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में धरती पर कभी 17 फुट के मानव रहा करते थे और क्या सच में इराक में कोई स्टारगेट गेट मौजूद रहा होगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।